लो 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 10, 11, 12 क्वेश्चन है देखा जाए तो। ये टोटल 2 आंसर है। करो फटाफट, यस नो लिखना है। 1 मिनट ले लो ज्यादा से ज्यादा। हाँ बिल्कुल, 3 डबल बॉन्ड है संयुग्मन में। ये वाला ना, ये कह रहे हो ना? हाँ ये डबल बॉन्ड है, सही कह रहे हो। इस तरीके एक सिग्मा और एक पाई। यहाँ बना देता हूँ, ये लो सर, 1 2 और ये लो, ये स्ट्रक्चर है। 9वां क्वेश्चन। पहले वाले का आंसर यस या नो? वेरी गुड। क्यों है नो? देख लोगे आसानी से, शाबाश। ठीक है, दूसरे वाला? वेरी गुड। ए बी ए सी समपक्ष है या विपक्ष है? ए बी, वेरी गुड। समपक्ष है, समान समूह समान दिशा में, यस वेरी गुड। ठीक है, तीसरा? नहीं, वेरी गुड। दोनों ग्रुप सी हाइड्रोजन समान और इधर हाइड्रोजन समान, वेरी गुड। चौथा बताओ फटाफट। नो, वेरी गुड। समझ में आ रहा है नो क्यों है? दोनों हाइड्रोजन एक जैसे। पांचवा? वेरी गुड। छठवां? दोनों हाइड्रोजन समान है। भाई डबल बॉन्ड पे तो देखोगे ज्यामिति समायवता, सिंगल बॉन्ड पे तो घूर्णन मुक्त हो गया। और इसके लिए घूर्णन कैसा होना चाहिए? प्रतिबंध। और दोनों हाइड्रोजन समान, नो, वेरी गुड। सातवां बताओ। शाबाश, सातवां यस। सातवां प्रदर्शित करेगा, वेरी गुड, यस। सातवें प्रॉब्लम किसी को? सातवें प्रॉब्लम है तो पूछो। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है, आप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ कर लिया करो। कैसे? कार्बन है, कार्बन से डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक डी जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से हाइड्रोजन है, और एक इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? CH3। हो गया ना? देख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH D। देख लो, समझ में आ गया नहीं आ गया? समपक्ष है या विपक्ष है? समपक्ष है, इसका विपक्ष भी बन सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए प्रदर्शित करेगा। आठवें में पहला? नो, वेरी गुड। दोनों ही प्रदर्शित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हाइड्रोजन समान है, हाइड्रोजन, वेरी गुड। हाँ जी, ये 9वां का, ये वाला, ये वाला, यस। और ये? किसी को कहीं प्रॉब्लम है तो पूछो। अब किसी वाले क्वेश्चन में अगर कहीं प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन खुद ही करो, और सॉल्यूशन है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को बना लो। अगर समस्या आया करे तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, आप 100% निकाल लोगे कि ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। करें बात आगे? खत्म कहानी? समझ में आ गई ज्यामितीय समायोजकता? तो ज्यामितीय समायोजकता मैंने आपको क्या क्या सिखा दी? समपक्ष और विपक्ष, सिन और एंटी, दोनों तरीके सिखा दी। अब लास्ट जो तीसरा है फैक्टोरियल में, वो क्या रह गया? ई और जेड। समझ में आ गई यहाँ तक? तो अब मैं ज्यामितीय समायोजकता को खत्म करता हूँ फटाफट से। ई और जेड बता के, ई और जेड क्या होते हैं? देखो सुनो, ई और जेड भी एक पद्धति है, एक मेथड है। इस पद्धति के द्वारा ज्यामितीय समावयवियों का निर्धारण किया जाता है। और अभी अभी स्टार्टिंग में मैंने एक स्टेटमेंट दिया था जो वहां पर नहीं बताया था, उस स्टेटमेंट को भी मैं यही पूरा करूंगा। ठीक है, ई और जेड, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ई और जेड की। ई और जेड दोनों शब्द जो हैं, दोनों प्रतीक जो हैं, वो जर्मन भाषा से लिए गए हैं। कौन सी भाषा से? जर्मन भाषा से लिए गए हैं। जहां ई का मतलब, जर्मन में ई जो है, ई का मतलब होता है एंटी गीगल।
एंटीगेगन। और जेड शब्द का मतलब है जुसामिन। जेड शब्द का मतलब क्या है? जुसामिन। ई और जेड पद्धति में ई का दोनों कौन सी भाषा से लिए गए? जर्मन भाषा से। और ई का मतलब है एंटीगेगन और जेड का मतलब है जुसामिन। इस वर्ड में नाम में ही एंटी आ रहा है। एंटी का मतलब क्या होता है? विपरीत। अर्थात जब समान समूह या फिर अगर समूह विपरीत दिशा में होंगे तो उसे कहेंगे एंटीगेगन। एंटी से याद रहेगा ना, अर्थात उसको मैं लिखूंगा ई फॉर्म। कौन सी फॉर्म? ई फॉर्म। जबकि अगर साथ साथ होंगे तो उसे क्या कहूंगा? जेड, क्योंकि जुसामिन का मतलब है साथ साथ। अगर हम जर्मनी में जाएं और जर्मनी में जाके जुसामिन बोले तो वहां पर इसका मतलब क्या होगा? साथ साथ। और एंटीगेगन का मतलब होगा विपरीत। समझ में आ गई यहां तक की बात? तो ज्यामितीय समावयवियों के नामांकन के लिए एक अलग पद्धति दी गई, ई और जेड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हटा दो इसे। समझ में आ गई बात? याद रखने की ट्रिक कैसे है, देखो मैंने जैसे याद कर रखा है वैसे तुम भी याद करो, तुम्हें भी हो जाएगा। ई एंटी, एंटी का मतलब विपरीत, बस इससे याद रखो, ठीक है? तो वहां पर ई लगाना है। देखो अब मैं सिखाता हूं। देखो 3 वैज्ञानिक हुए, उनका नाम है काहन, इनगोल्ड, प्रेलाग। 3 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है काहन, इनगोल्ड, प्रेलाग। तो इन्होंने एक पद्धति बनाई अपने नाम के आधार पर। काहन का सी ले लिया, इनगोल्ड का आई ले लिया और प्रेलाग का पी ले लिया। और उन्होंने एक पद्धति बनाई जिसे सीआईपी पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस सीआईपी पद्धति के आधार पर प्रायिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। और पहली प्रायिकता उसे मिलती है जिसका अणुभार ज्यादा होता है। पहली प्रायिकता, स्टेटमेंट सुन रहे हो ना मेरा? पहली प्रायिकता उसे मिलती है जिसका अणुभार क्या होता है? ज्यादा होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। देखो अब देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देना एक का, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर देना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये ज्यामितीय समावयवता देगा या नहीं देगा? देगा, वेरी गुड देगा। भाई ये दोनों समूह आपस में भिन्न होने चाहिए, ये दोनों समूह आपस में भिन्न होने चाहिए। ये आपस में समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी। अब देख लो, अब आ गया ना एग्जांपल। समान वाले तो मैंने खूब बता दिए थे, ये देखो भिन्न हो गए। आप इसमें समपक्ष और विपक्ष बता सकते हो क्या? समपक्ष और विपक्ष के लिए दोनों के लिए कम से कम एक समूह तो समान था, उसी को देख रहे थे आप। इसमें सिन और एंटी भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे ज्यामितीय समावयवी जिनका नामकरण, ऐसे ज्यामितीय समावयवी जिनका नामकरण न तो सिस्ट्रॉन से हो सकता है न सिनेंटी से हो सकता है, उनका निर्धारण ईजेड पद्धति से किया जाता है। कौन सी पद्धति से? ईजेड पद्धति से। कैसे करते हैं? ईजेड पद्धति से नामांकरण करने के लिए, ईजेड पद्धति से नामकरण करने के लिए कार्बन से जुड़े हुए समूहों को प्रायिकता दी जाती है। पहली प्रायिकता उसे मिलती है, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, पहली प्रायिकता उसे मिलती है जिसका परमाणु भार ज्यादा होता है। अब आपको पता है आवर्त में 17वें आवर्त के तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता जाता है। आकार क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। अरे भाई फ्लोरीन का कितना है? 9 है और क्लोरीन का 17 है। इस तरीके से बढ़ते हुए नहीं चले जाते, ऊपर से नीचे जाते हैं तो अपने क्या होते हैं? बढ़ते हो जाते हैं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन, एक कार्बन से दोनों को देखना जुड़े हुए को, अड़ोस पड़ोस को मत देखना पिछली साहब तोड़ के लगा दूं, तो ऐसे नहीं हो सकता। संभव कार्य होंगे, असंभव कार्य नहीं हो सकते। फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है ना? आप बताओ किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है? क्लोरीन का। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है उसको प्रायिकता, और इसका कम है उसको प्रायिकता। ब्रोमीन और आयोडीन में किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है? तो जिसकी प्रायिकता ज्यादा उसको परमाणु क्रमांक। यदि समान प्रायिकता वाले समूह समान दिशा में हो तो उसे क्या कहेंगे? कर लोगे आसानी से, कुछ भी नहीं है, सिंपल सिस्टम है। और अगर विपरीत दिशा में हो तो ई। ये हो गया आपकी ईजेड पद्धति। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? ईजेड पद्धति में ये हो गया आपका जेड। क्लियर है? और ई फॉर्म कैसे बनाओगे इसकी? ब्रोमीन को नीचे ले आएंगे और आयोडीन को ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगी इसकी ई फॉर्म। तो समझ में आ गई बात? ये आपके यहाँ पर आज क्या समाप्त होते हैं बेटा? 5 नंबर को बताओ, 5वां नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर बताना।
अभी जो क्वेश्चन गए थे तो पांचवा कौन सा था? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CH2, यही था क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या प्रॉब्लम बेटा, ज्यामितीय समावयवता आएगी डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड पर मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगा ये वाली, तो कार्बन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं? एक जैसे हैं। ये नहीं था? कौन सा था पांचवा? C2H5, यही ना, यही तो है पांचवा कि ये वाला है? क्या कर रहा है, किसी ने नंबर नहीं डाले क्या जैसे मैंने डाले थे? दियो पीछे, दियो कॉपी लियो तो। पांचवा ये वाला है CH3C C2H5 डबल बॉन्ड। इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा, कार्बन से दोनों हाइड्रोजन समान है। लो दे देना, इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, दोनों हाइड्रोजन क्या है? एक जैसे हैं। ठीक है बेटा अरुण, देख लेना, ये दोनों हाइड्रोजन क्या है? एक जैसे हैं। ई और बन गया, ये क्या बन गया? जेड। कर लोगे आसानी से, कहीं कोई समस्या है क्या? तो यहाँ पर आपकी ज्यामितीय समावयवता समाप्त होती है। पेपर में आपके लिए क्वेश्चन आते हैं और आपको क्वेश्चनों में देगा कि कौन सा यौगिक में EZ लगवाएगा, या फिर उनमें क्या लगवाएगा? सिन और एंटी, या फिर आपसे क्या करवाएगा? समपक्ष और विपक्ष। कर लोगे ना आसानी से, कहीं कोई दिक्कत है घर जाना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बुक में दे रखे हो खूब सारे, या फिर नोट्स वोट्स हैं जो तुम्हारे पास उसमें से कर लेना, और कहीं कोई दिक्कत आए तो कल मेरे से आके डिस्कस कर लेना कि इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, पर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देखना, ठीक है ना? तो पेपर में इनको करवा लेता है खूब। अब आपकी यहाँ पर ज्यामितीय समावयवता क्या होती है? समाप्त। ज्यामितीय समावयवता समाप्त होने के बाद अपन फिर से फैक्टोरियल पे आते हैं। तो फैक्टोरियल में अपनी कौन सी चल रही थी? त्रिविम। त्रिविम के दो प्रकार, विन्यासी और संरूपणीय। विन्यासी के दो प्रकार, ज्यामितीय और प्रकाशिक। ज्यामिति में देखो चेक करो, आपको मैंने सिस और ट्रांस करा दिए, समपक्ष और विपक्ष करा दिया, सिन और एंटी करा दिया, ई और जेड करा दिया। अब मैंने आपका शुरू किया है प्रकाशिक समावयवता, और प्रकाशिक में पढ़ाऊंगा तो मैं स्मॉल डी, स्मॉल एल, कैपिटल डी, कैपिटल एल, ठीक है, स्मॉल डी, स्मॉल एल, कैपिटल डी, कैपिटल एल, आर और एस। ये आपका सिलेबस है। अब अपन शुरुआत करते हैं प्रकाशिक समावयवता की। देखो बेटा, प्रकाशिक समावयवी किसे कहते हैं? इंट्रोडक्शन लेके आते हैं अपन। सूर्य से आने वाला प्रकाश साधारण प्रकाश होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश साधारण प्रकाश होता है, और वह प्रकाश जिसके कंपन, जिसके वाइब्रेशंस सभी तलों में उपस्थित होते हैं, वह प्रकाश जिसके कंपन सभी तलों में उपस्थित होते हैं, उस प्रकाश को साधारण प्रकाश या ऑर्डिनरी लाइट के नाम से जाना जाता है। जब साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है, जब साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है, निकोल प्रिज्म जो कि किसका बना हुआ होता है? बेटा बाहर जा, चल बाहर निकल, बाहर जा, गेट बंद करो और बाहर जा। साधारण प्रकाश, बहस मत करे यार। साधारण प्रकाश को किसमें से गुजारा जाता है? आने का टाइम है कि धर्मशाला है? मुंह उठा के आ जाते हो जब चलता है। ये कौन सा प्रकाश हो गया? साधारण प्रकाश, ऑर्डिनरी लाइट। जब साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है, ये कौन सा प्रिज्म हो गया बेटा? निकोल प्रिज्म। और निकोल प्रिज्म जो बना होता है बेटा, वो एक बार क्वेश्चन आया था कि निकोल प्रिज्म किसके क्रिस्टल किसका बना होता है? तो निकोल प्रिज्म बना होता है कैल्साइट क्रिस्टलों का। किसका? कैल्साइट वास्तविकता में कुछ नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो जब साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है, निकोल प्रिज्म जो कि कैल्साइट क्रिस्टल का बना होता है, तो इसके कंपन सभी तलों में से कटकर केवल एक ही तल में, तो इस प्रकाश के कंपन सभी तलों से हटकर या कटकर एक ही तल में रह जाते हैं। ऐसे प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जब समतल ध्रुवित प्रकाश को, ध्यान से सुनना, जब समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक में से गुजारते हैं, जब समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी प्रकाशिक सक्रिय जब समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक में से गुजारते हैं, तो समतल ध्रुवित प्रकाश का तल या तो बेटा क्लॉकवाइज घूम जाता है। कैसे घूम जाता है बेटा?
क्लॉकवाइज, या फिर कैसे घूम जाता है, या फिर कैसे घूम जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। समझ में आ गई बात। यदि देखो देखो सूर्य से आने वाला प्रकाश साधारण प्रकाश होता है। साधारण प्रकाश वह प्रकाश होता है जिसके कंपन सभी तलों में उपस्थित होते हैं। जब साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो इसके कंपन सभी तलों से हटकर केवल एक ही तल में रह जाते हैं। ऐसे प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जब समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक में से गुजारा जाता है तो उसका तल या तो दाईं तरफ चला जाता है या फिर बाईं तरफ, या तो क्लॉकवाइज घूम जाता है या एंटी क्लॉकवाइज। यदि प्रकाशिक सक्रिय यौगिक इसके तल को दाईं तरफ या क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसे बेटा स्मॉल डी रूप कहते हैं। कौन सा रूप कहते हैं, स्मॉल डी रूप या दक्षिणावर्ती ध्रुवण घूर्णक रूप। ठीक है, और इसको प्लस के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित भी किया जाता है। ठीक है ना। और यदि बाईं तरफ घुमा देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, एल्फ कहते हैं, और इसे माइनस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अपनी क्या चल रहा था, प्रकाशिक समाव्यवता। प्रकाशिक समाव्यवता की परिभाषा क्या होगी, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, जिनके अणुभार समान, जिनके संरचनात्मक सूत्र समान, लेकिन उनके प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न भिन्न होते हैं, एक रूप तो कहाँ घुमा देता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं तरफ, जबकि दूसरा रूप बाईं तरफ घुमाता है। इस प्रकार के यौगिकों को, इस प्रकार के समावयवियों को प्रकाशिक समावयवी कहते हैं तथा इस परिघटना को प्रकाशिक समावयवता के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो ये तो हो गई आपकी प्रकाशिक समावयवता, और इसमें मैंने तो बता दिया स्मॉल डी और स्मॉल एल। यहाँ जो मेन क्वेश्चन उठता है, आपको मैंने ज्यामितीय समावयवता देखना सिखाया कि कौन सा कंपाउंड, कि कौन सा कंपाउंड, कि कौन सा कंपाउंड प्रदर्शित करेगा और कौन सा नहीं। आप ज्यामिति देखना सीख गए। अब आपको मैं यहाँ देखना सिखाऊंगा कि कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा और कौन सा प्रदर्शित नहीं करेगा। ध्यान से देखना ना। तो हेडिंग लिखो बेटा, आप इस डायग्राम को बना लिया होगा आपने, मेरे साथ ही बना लिया करो। हेडिंग लिखो बेटा, सममिति के तत्व, सममिति के तत्व, सममिति के तत्व। नेक्स्ट हेडिंग है सममिति के तत्व। और सममिति के तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सममिति के तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं 3 बेटा, देखो। पहला है सममिति का तल, पहला है सममिति का तल, दूसरा है सममिति का अक्ष, और तीसरा है सममिति का केंद्र। सममिति का तल को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा के द्वारा, सममिति के अक्ष को रिप्रेजेंट किया जाता है Cn के द्वारा, और सममिति के केंद्र को रिप्रेजेंट किया जाता है I के द्वारा। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। 3 हो गए, सममिति का तल, सममिति का अक्ष और सममिति का केंद्र। अब मैं तुम्हें पहला बताता हूँ, सममिति का तत्व तल। सममिति का तल किसे कहते हैं, देखो। पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, ये सारी के सारे जो तल हैं वो काल्पनिक हैं, ऐसा वास्तविकता या यथार्थता में कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने वर्ल्ड मैप लिया ज्योग्राफी के साइंटिस्टों ने, जो भूगोल के टीचर हैं, जो भूगोल के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने वर्ल्ड का मैप लिया और इस वर्ल्ड मैप के बिल्कुल बीच में लाइन खींच दी और इसको नाम दे दिया भूमध्य रेखा। धरती के मध्य में, भू के मध्य में कौन सी बन गई, भूमध्य रेखा। सबको अच्छी तरह पता है। उन्होंने 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ है, उत्तरी अक्षांश है, और ये दक्षिणी अक्षांश है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो गए। ठीक है, उन्होंने 23.5 डिग्री उत्तर में एक लाइन खींच दी, उससे कह दिया कर्क रेखा, और नीचे कह दिया मकर रेखा। सबको पता है। क्या लाइन वास्तविकता में होती है क्या? अगर कोई मेरे से कहे, जैसे इंडिया है, इंडिया में से, इंडिया वर्ल्ड मैप में अगर इंडिया की पोजीशन दिखी जाए तो इस जगह, इस जगह, इस जगह। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। क्लियर है ना। अपने राजस्थान में से भी होके निकलती है, नीचे से बांसवाड़ा साइड से। अब कोई कहे कि मैं बांसवाड़ा जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं देख के आऊंगा यहाँ से कहाँ कर्क रेखा निकल रही है, तो क्या वास्तव में कर्क रेखा दिखाई देगी क्या? नहीं है। ये तो अपनी सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण पृथ्वी बहुत बड़ी है और संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन एक साथ नहीं किया जा सकता। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इनको अनेक प्रकार के अक्षांश और देशांतरों में विभाजित कर दिया। इस तरीके की लाइन जो होती है ना, ये यूं इस तरीके से पूरी धरती को क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है। ये अक्षांश और देशांतरों के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अब देखा, हो सकता है यहाँ से भी कोई लाइन निकल रही हो, ठीक है ना, लेकिन क्या वास्तव में कोई लाइन निकल रही है क्या? अगर कोई कहे नहीं साहब मैं देख के आऊं लाइन, नहीं देख सकती। ये सब क्या है, काल्पनिक है।
उसी प्रकार से अब मैं जो तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ सममिति के तत्व हैं, ये सब चीजें क्या है, काल्पनिक है, लेकिन इनसे सही आंसर निकल के आते हैं। सममिति के तत्व 3 प्रकार के होते हैं, सममिति का तल, सममिति का अक्ष और सममिति का केंद्र। सममिति के तल को सिग्मा के द्वारा, सममिति के अक्ष को सीएन के द्वारा और सममिति के केंद्र को आई के द्वारा। सममिति का तल वह तल होता है जिस तल से, सपोज दैट मैंने अंग्रेजी वर्णमाला का ए अक्षर ले लिया एक तरफ और एक बी ले लिया। सममिति का तल वह तल होता है जिस तल से किसी वस्तु को द्विभाजित करने पर यदि वो दो समान भागों में विभाजित हो जाती है तो उस तल को क्या कहते हैं। ये देखो क्लियर है यहां तक की बात। ऊपर वाला हिस्सा बी का और नीचे वाला हिस्सा बराबर, ए का राइट वाला और ए का लेफ्ट वाला बराबर, तो वो तल क्या कहलाता है, सममिति का तल कहलाता है। सममिति का तल वह तल होता है जिस तल से किसी वस्तु को द्विभाजित करने पर यदि दो समान भाग प्राप्त होते हैं तो उस तल को सममिति का तल कहते हैं। सममिति का तल दो प्रकार का होता है, ऊर्ध्वाधर सममिति का तल और क्षैतिज सममिति का तल। यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से काटा जाता है तो उसे ऊर्ध्वाधर सममिति का तल कहते हैं और क्षैतिज रूप से काटा जाता है तो क्षैतिज सममिति तल कहते हैं। ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में वर्टिकल कहते हैं और इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं सिग्मा वी और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल सिग्मा एच। क्लियर है यहां तक की बात। तो ये हो गया आपका सममिति का तल। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, लिख के कैसे आना है पेपर में। सममिति का तल वह तल होता है जिस तल से किसी वस्तु को द्विभाजित करने पर यदि दो समान भाग प्राप्त होते हैं तो उस तल को सममिति का तल कहते हैं। सममिति के तल को सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सममिति का तल दो प्रकार का होता है, ऊर्ध्वाधर सममिति का तल और क्षैतिज सममिति का तल। ऊर्ध्वाधर सममिति के तल में परिभाषा क्या लिखोगे, वह तल जिससे किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से द्विभाजित करने पर दो समान भाग प्राप्त होते हैं तो ऊर्ध्वाधर सममिति का तल, और क्षैतिज रूप से अगर द्विभाजित करते हैं तो क्षैतिज सममिति का तल। ये हो गया बेटा आपका सममिति का तल। दूसरी हेडिंग क्या है आपकी, सममिति का अक्ष। सममिति का अक्ष मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सममिति का अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सममिति का अक्ष क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको जैसे चला व्यवस्था इंपॉर्टेंट थी ना वहां पे, वैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सममिति का अक्ष। और सममिति का अक्ष को बहुत पूछता है पेपर में। ठीक है, सममिति का अक्ष को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सीएन से। यहाँ पर सी जो वर्ड बना है वो बना है साइकिल से अर्थात चक्र, और एन बराबर है यहाँ 360 डिग्री अपॉन में थीटा। एन बराबर क्या है, 360 अपॉन में थीटा। और थीटा क्या है, थीटा वह न्यूनतम कोण है, थीटा वह न्यूनतम कोण है जिसके द्वारा किसी अणु को घुमाया गया है। अब अपन बात करते हैं, इसको मैं एग्जांपल समझाता हूं, अभी समझ में आ जाता है। मैंने आपसे कहा जल का अणु, मैंने आपसे क्या कहा, जल का अणु। और जल के अणु की आकृति कैसी होती है, वी शेप, ओपन बुक लाइक होती है, किताब खुल जाती है उसकी तरह से होती है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर ये बना दो। ठीक है, मैंने देखो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों समान है, एक जैसे हैं। ठीक है, मैंने अपनी सुविधा के लिए एक को नाम दे दिया ए और एक को नाम दे दिया बी। ठीक है, जिससे मुझे पता रहे कि ये ए वाले हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ और बी वाले की। और इसके बिल्कुल यहाँ पे मैंने एक अक्ष लगा दी और इसको कितने डिग्री से घुमा दिया, 180 डिग्री के कोण से घुमा दिया। जब मैं इसे 180 डिग्री कोण से, ये वाली एच है, ये वाली एच बी है। क्लियर है, तो ये वाली कौन सी होगी, एच बी, और ये वाली एच है। अब मैं इसे 180 डिग्री से घुमाऊंगा तो यही कंडीशन तो आएगी। नई कंडीशन क्या, ऑक्सीजन इधर क्या आ जाएगा बेटा, वेरी गुड, इधर अब आगे सुनो। अब मैं क्या करता हूं, मैंने इस मॉलिक्यूल को लिया, ठीक है ना। देखो सममिति का अक्ष वह अक्ष होता है, डेफिनेशन सुनना पेपर में कैसे लिखनी है। सममिति का अक्ष वह अक्ष होता है जिस अक्ष से किसी अणु को घुमाने पर एक नया रूप प्राप्त होता है, और यदि नया रूप मूल रूप पर पूर्ण रूपेण अध्यारोपित हो जाता है। अब देखो थोड़ा सा पीछे आते हैं अपन, अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लो और इस नए रूप को, ये तो मूल रूप है, बेसिक फॉर्म है, और इससे न्यू फॉर्म बनी है, नया रूप है, इसको बोर्ड से बाहर निकालो। ऑक्सीजन Hb और Ha निकाल लिया, निकाल के थोड़ा सा बैक लाया और बैक ला के इसके ऊपर रख दिया, मैंने अध्यारोपित कर दिया। अध्यारोपित का मतलब एक के ऊपर दूसरे को रखना। ऑक्सीजन के ऊपर नहीं आएगी क्या, अरे मैंने इसको लिया और इसको निकाल कर इसके ऊपर रख दिया। ऑक्सीजन के ऊपर Ha के ऊपर और Hb के ऊपर, क्या अध्यारोपित हो रहा है, हो रहा है बेटा, हो रहा है। ए और बी तो मैंने अपनी सुविधा के लिए लिए हैं, है तो हाइड्रोजन ही। अब मैं ए और बी नहीं लिखता था तो मैं कैसे पता चलता मैंने वो किया है कि नहीं किया, घुमाया है नहीं हुआ, ऐसे ही लग रहे हैं दोनों एक जैसे। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन रहेगा, स्टूडियो था ए हाइड्रोजन और बी हाइड्रोजन, ये हो गया एच ए और ये हो गया एच बी
ये हो गया एच बी और ये हो गया एच ए। क्लियर है यहाँ तक की बात। सममिति का अक्ष, इधर देखो, सममिति का अक्ष वह अक्ष होता है जिस अक्ष से किसी अणु को घुमाने पर प्राप्त नया रूप यदि पूर्ण रूपेण मूल रूप पर अध्यारोपित हो जाता है तो उस अक्ष को सममिति का अक्ष कहते हैं। जल के अणु में फॉर्मूला क्या है, Cn, या सी का मतलब है साइकिल अर्थात चक्र की तरह घूम रहे हैं ना, ठीक है। अब एन 360 डिग्री है, थीटा कितना है, वैल्यू पुट करिए 180, कितना आया, अर्थात जल के अणु में C2 सममिति का अक्ष उपस्थित होता है। कर लोगे ना आसानी से। फिर सुनो, दोबारा से डेफिनेशन समझा रहा हूं और याद रखना इन चीजों को, जैसे मैं बोलता हूं उसी वे में याद करने की कोशिश करो। सुनो, सममिति के अक्ष को Cn के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां C का अर्थ है साइकिल अर्थात चक्र और n बराबर होता है 360 अपॉन में थीटा। थीटा वह न्यूनतम कोण होता है जिस कोण के द्वारा, थीटा वह न्यूनतम, बार बार कह रहा हूं मैं, वह न्यूनतम कोण होता है जिसके द्वारा किसी अणु या परमाणु को घुमाने पर प्राप्त नया रूप यदि पूर्ण रूप से मूल रूप पर अध्यारोपित हो जाता है तो उस अक्ष को सममिति का अक्ष कहते हैं। कर लोगे आसानी से। ये हो गया आपका सममिति का अक्ष। जैसे सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये पंखा ही ले लो, पंखे में आपसे पूछी बताओ कौन सा सममिति का अक्ष है, देखो सममिति का अक्ष निकालना है, C3, वेरी गुड, C3 लगेगा। भाई टोटल सर्किल कितने डिग्री का, 360 डिग्री का, 360 में कितना घुमाया, 3 का भाग दे दो, 3 है 120 आ गया। समझ में आ गई बात। तो C3, और वैसे भी 3 ही है, 1 2 3, C3 सीधा ही आ रहा है। आप 120 डिग्री से इसे घुमाओ, हर बार एक जैसा बनेगा, ठीक है। अब भाई इसको मैं 120 से घुमा के छोड़ दूं तब भी ऐसा ही लगेगा, तब भी ऐसा ही लगेगा। तो इसमें जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 में आपसे पूछे कौन सा सममिति का अक्ष है तो आपका आंसर क्या जाएगा, C3। कर लोगे आसानी से। जैसे अमोनिया हुआ NH3 में भी C3 का पाया जाता है। जैसे मैंने आपसे पूछा CO2, ये बताओ चलो CO2 में कौन सा सममिति का अक्ष है, बता। मैं ना अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सीख के बैठा हूँ कि हर साल क्या होता है, स्टूडेंटों की शक्ल बदल जाते हैं, आंसर एक जैसे रहते हैं। इससे मुझे पता चलता है कि BSc में कैसे स्टूडेंट आते हैं। अब अगर इसका आंसर C2 होता तो मैं तुमसे इतनी आसानी से पूछ लेता क्या। इतने सारे समझाने के बाद लास्ट में मैं तुमसे कोशिश करूंगा गलत आंसर दो तुम, और तुम्हें सही देना है, लेकिन C2 नहीं है। और अभी अभी तुमने कुछ मैं स्टेटमेंट बुलवाया, अभी तुम कहोगे सर सही कह रहे हो। अब आप सोचो जो स्टेटमेंट मैंने इतने सारे बोले हैं उन्हीं में आपका आंसर छुपा हुआ है, देखो क्या है वो। सोचो 2 मिनट और सोचो, C2 नहीं है। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो सही। डबल बॉन्ड, मैंने डबल बॉन्ड का केस तो ज्यामितीय समावेता में सिखाया था, यहाँ तो प्रकाशिक समावेत है, यहाँ तो वो कंसेप्ट ही लगेगा रियलिटी में। चलो देखो, इसमें है C अनंत, इसमें है C अनंत, कैसे लगेंगे C अनंत, देखो सुनो। वास्तविकता में CO2 का अणु क्या है, ये लो, ये है CO2 सपोज, ये ऑक्सीजन और बीच में क्या है इसके, कार्बन। क्या वास्तव में अगर मैं CO2 का मॉलिक्यूल अगर देखा जाए, आप सोचो, अपना दिमाग लगाओ, तो वास्तव में कार्बन थोड़ी है, वास्तव में तो कोई अणु होगा, एटम। और एटम कैसे होते हैं, गोल होते हैं, समझो कैसे होते हैं, गोल होते हैं, स्फीयर के फॉर्म में होते हैं, गोल गोल गोल। तो एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, उससे यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ दूसरी तरफ भी कौन जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब एक एटम जुड़ा हुआ है। अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाओ, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा, थीटा, परिभाषा बताना, थीटा न्यूनतम कोण है। अब आपने एक्सिस अक्ष जो है वो CO2 में ऐसे लगा डाली, भाई मैं तो यूं लगाऊंगा ऐसे, हल्का सा घुमाओ, हल्का सा 0.0000 जहां तक बोली जाए 1 डिग्री से, समझ में आ गया, घुमाया, मिला नया रूप, पहले जैसा है कि नहीं है, बिल्कुल। कितना भी घुमा लो, कैसे भी घुमा लो, किसी भी एंगल से घुमा लो, हमेशा क्या मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। जितनी भी रेखीय अणु है, जितने भी लीनियर मॉलिक्यूल हैं, उन सभी में C अनंत होती है, क्योंकि मैंने परिभाषा में बार बार कहा था और आपने बोला भी है, थीटा वह न्यूनतम। यहां आप कितने डिग्री से लगा रहे हो, वैसे तो 180 से, यहाँ तो आपने 180 से लगा के घुमा के बता दिया, नहीं इस एक्सिस को ऐसे लगाओ। तो जरूरी नहीं है कि अक्ष वैसी लगे जैसा हम सोच रहे हैं, अक्ष लगने के तरीके भी क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। थोड़ा सा है, समझोगे सीखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कल बात करते हैं बाकी। चलो सममिति का केंद्र ऐसे ही बता देता हूँ 2 मिनट में। सममिति के केंद्र में कुछ नहीं करना है, सममिति का केंद्र वह केंद्र होता है, इधर देखो,
सममिति का केंद्र वह केंद्र होता है जिस केंद्र से समान दूरी पर इधर चला और इधर चला। सममिति का केंद्र वह केंद्र होता है जिससे समान दूरी पर किंतु विपरीत दिशा में चलने पर यदि समान समूह प्राप्त होते हैं तो उस केंद्र को सममिति का केंद्र कहते हैं। इधर भी कार्बन, 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 और सममिति के केंद्र को आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कल बात करते हैं। पढ़ के आना, क्वेश्चन करना ज्यामिति समानता।